नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं और कल और आज 2 दिनों के लिए वो आरएसएस के शताब्दी समारोह में विभिन्न बैठकों में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है उनसे। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो कल की है, क्योंकि कल 17 तारीख को कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो कहीं ना कहीं आप सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को लेकर के बात कही, ना सिर्फ बल्कि उन्होंने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के बात कही। उसके साथ ही उन्होंने कम बच्चों के पैदा करने पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रह रहे सभी मुसलमान भारतीय हैं, हिंदू हैं और ये कहीं अरब से नहीं आए हैं। उन्हें वो वापस से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं हिंदू धर्म में और हमें इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी गाइडलाइन को भी लेकर के साफ तौर उन्होंने कहा है कि अगर कोई नीचे गिरा हुआ है तो उसे उठाना होगा और अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो हमें उसको मानना होगा। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसका विरोध करा सकते हैं, लेकिन सभी का सम्मान करना चाहिए और अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसको मानना चाहिए। वही अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात कम बच्चों के पैदा होने को लेकर के भी उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये राय दी है कि लोगों को जिस तरीके से आज की डेट में हम दो हमारा एक की भावना चल रही है, उसको लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि कम से कम सबको समझाइए कि 3 बच्चे हों, क्योंकि अगर 3 बच्चे नहीं होंगे तो अपने आप में वो समाज समाप्त हो जाएगा। तो इसको लेकर के भी बात उन्होंने कही और साफ तौर पर बताया कि 2.1 है वो जो प्रतिशत है वो लगातार घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के समाज को सोचना चाहिए और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो नए लोग शादी करें वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन सारी चीजों को लेकर के एक एक करके, चाहे वो यूजीसी गाइडलाइंस की बात हो या फिर यूजीसी पर सरकार का जो कानून आया है वो हो या फिर बच्चों के कम पैदा होने की बात हो या फिर भारत में रह रहे लोग के मुसलमान होने की बात, वो हिंदू हैं, इसको लेकर के साफ तौर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आज कार्यक्रम है और लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका एक कार्यक्रम है, जिसके बाद जो एनएसयूआई के छात्र हैं और समाजवादी पार्टी के छात्र हैं उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने बोला कि आरएसएस जैसे संगठन के लोगों को या उसके प्रमुख को यहाँ पर मंच दे दिया जाता है, लेकिन और जितने विरोधी संगठन है उनको एक हॉल तक नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस पहुंची है और उन छात्रों को उन्होंने हटाया है। लेकिन इतना जरूर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के लखनऊ में जिस तरीके से आज जो एनएसयूआई छात्र संगठन है और छात्र समाजवादी छात्र सभा है वो कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही है। एक और आपको खबर बता देते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीसी की है और उसने साफ तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया और साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि वो पहले ही कह चुकी हैं कि 2027 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी और ये किसी को भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि बसपा किसी से गठबंधन करेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। उन्होंने सभी पार्टियों को जमकर लताड़ लगाई और जिस तरीके का एजेंडा या इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लताड़ लगाई है, साथ ही साथ कुछ मीडिया को भी उन्होंने इसके लिए घेरा है। यही बंगले को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया कि बंगले को लेकर के गलत जानकारियां दी जा रही है, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिहाज से मुझे इस तरीके का बंगला दिया गया है। वहीं वो गेस्ट हाउस कांड को लेकर भी समाजवादी पार्टी को घिरती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज क्लियर किया है कि गठबंधन वो नहीं करने वाली है और जैसे जैसे उन्होंने बात की कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं उसको लेकर के चीजें आगे बढ़ेंगी। आज से आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो गई यूपी बोर्ड की और इसको लेकर के तमाम इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसको कंट्रोल रूम इसको लेकर के बनाए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्री है जो गुलाब देवी, उन्होंने लखनऊ में आज राजकीय इंटर कॉलेज में, बालिका इंटर कॉलेज में जाकर के छात्राओं का स्वागत किया, उनका सम्मान किया और उनको बताया कि किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से राज्य सरकार तैयार है और इसके लिए कंट्रोल रूम से हर एक सेंटर पर जितने भी परीक्षा केंद्र है उस पर निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब तक जब किसी छात्र को किसी चीटिंग मटेरियल के साथ पकड़ा जाता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन एक पत्र आया है जो साफ तौर पर बताता है कि
किसी भी छात्र के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन अन्य लोग अगर उस पर पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। तो चलेंगे अपने सब सहयोगियों से जानेंगे कि किस तरीके की परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां हैं और किस तरीके से वहां पर तमाम चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, लगातार आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं। प्रतापगढ़ में किस तरीके की तैयारियां और कितने सेंटर्स पर ये परीक्षा हो रही है? बिल्कुल, देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा कर ली गई है। लगातार बात करें तो प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ के सहाय अवस्थी ऑन फील्ड पे होकर भी ऑन फील्ड पे रहे और हर हर एक परीक्षा केंद्रों पर जा करके साफ तौर पे एक एक चीजों की निगरानी की गई और खास तौर पे जो सरकार की मंशा है कि नकल माफियाओं से दूर रहने के लिए, उसके लिए खास तौर पे निगरानी रखी गई। सबसे बड़ी चीज देखा गया कि प्रतापगढ़ में कि हर बार नकल के लिए कई ऐसे तंत्र पकड़े गए हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं कि नकल माफिया एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार की परीक्षा कुछ अलग होने वाली है यूपी बोर्ड को लेकर के। सीधे तौर पे जो पूरे के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जितने भी स्कूल्स है और केंद्र बने हुए, उनकी सीधी कमर सीसीटीवी से होगी प्रतापगढ़ के जो है पुलिस लाइन में सीधा कंट्रोल लिया जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं, किसी स्कूल के हाथ में कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। श्री सहाय अवस्थी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब की यूपी बोर्ड की परीक्षा नकल माफियाओं से दूर रहेंगी और खास तौर पे हर एक जगह देखिए उड़न दस्ता टीम बनाई जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने साफ तौर पे उड़न दस्ता के अलावा एक टीम ऐसी बनाई है कि हर केंद्रों पे जाएंगे, जांच करेंगे और हर चीजों की, तो हर तहसील वाइज एक टीम बनाई जा रही है। साफ तौर पे वो पहुंचेंगे, नकल माफियाओं से दूर और सेफ परीक्षा के लिए बात कही जा रही है। और एक चीज ये देखा गया कि आज एक सुबह खबर आई कि जब परीक्षा केंद्र पे शुरू होने से पहले यूपी से ही कुशीनगर से आई कि तकरीबन 600 से 700 बच्चे जो है एंट्री नहीं पा पाए। तो वही हाल वहां तो चलिए, वहां तो बयान तो मिल गया एसडीएम का, लेकिन प्रतापगढ़ में ऐसी सूचनाएं आई है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, ऐसे कई केंद्र हैं जहां पर बच्चे, पहली बात तो जो दूर दूर के सेंटर्स आए हैं, वो बच्चे जब वहां पहुंच रहे तो उनको स्कूल ढूंढने में थोड़ी सी परेशानियां हुई। कई बच्चों के पेपर छूटे हैं। मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन हर तहसीलों से, 7 तहसील है, 7 की 7 तहसील से मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं कि तकरीबन 100 से 150 के आसपास बच्चों की भी परीक्षाएं छूटी है। लेकिन मैं जिलाधिकारी से कांटेक्ट करने का प्रयास में हूँ। तो सुनने में आ रहा कि कहीं वो मीटिंग में है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जैसे ही पुष्टि आएगी, इन सारी खबरों को एकत्रित करके हम फिर से अपने दर्शकों के पास आएंगे। लेकिन जो कुशीनगर के बाद एक प्रतापगढ़ की सूचना आई है कि 100 से 150 के आसपास तो बच्चों को एंट्री नहीं मिल पाई। केवल ये कारण रहा कि सेंटर का ना पता होना, स्कूल का ना पता होना और उसके बाद जो है उनकी परीक्षाएं छूट जाना, लेट पहुंचना, ये कारण बताए जा रहे। लेकिन तैयारियां पूरी की जा चुकी है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नकल माफियाओं से दूर रहने के लिए सख्त हिदायत की गई है कि जो पिछली बार पकड़े गए थे उनके घर नोटिस भी सख्ता की गई है। सोचिए, ये पूरा प्रशासनिक अमले की तैयारियां बयां करता है कि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा सफल और नकल माफियाओं से दूर रहने को साफ तौर पर कहा गया है कि आप अगर हरकत में पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ इससे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि प्रतापगढ़ में पेपर तक लीक हो गया था और यहाँ तक कि नकल माफिया कई स्कूलों में नकल कराते पकड़े गए थे। तो इस बार जितने भी स्कूल हैं और जितने भी नकल माफिया है, और ये 1 साल का डाटा नहीं निकाला गया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2017 से लेकर के और 2025 तक में जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों के डाटा निकाले गए, आगा निकाले गए हैं और उन स्कूलों को, उन नकल माफियाओं को सब हिदायत दी गई है कि अगर आप नकल कराते हैं और पकड़े गए और उस कोई भी परीक्षा केंद्र के आसपास आप दिखाई देते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इसके लिए बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है उसके तहत बहुत सारे स्कूलों पर नजर बनाए रखने के लिए पूरा कंट्रोल सेटअप यहाँ पर राजधानी लखनऊ में तैयार किया गया है। और हर एक जिले के, हर एक केंद्र के, हर एक रूम की कहीं ना कहीं वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है उस केंद्र से, और सबको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसी को लेकर के पहले से ही तैयारियां की गई थी, कंट्रोल रूम को भी दिखाया गया था, बताया गया था। और जैसा कि आपने बताया कि पूरी तरीके से वहां पर भी प्रतापगढ़ का जो प्रशासन है वो भी जगह जगह जाकर के तैयारियों का जायजा ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बताइए जल्द से जल्द बात। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बातों को खत्म करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से मात्र 20 कदम, स्टेप के वाइज मैं बात करूं तो 20 कदम है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो फिलहाल बगल कोतवाली है और बगल ही चौकी है। अगर 100 स्टेप पे कोतवाली है और 50 स्टेप पे चौकी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देखा जा रहा है कि कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुबह भी देखी गई, दोपहर में छूटने से अभी सेकंड पाली की भी परीक्षा होनी है। तो सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पे बहुत ही मायने रखता है। और खास तौर पे राष्ट्रीय राजमार्ग है तो गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि लगन का भी पीरियड है। लेकिन एक चीज ये देखा जाता था कि वहां पे गाड़ियां भी खड़ी, अब की कोई भी गाड़ियां ऐसी नहीं खड़ी है। और साफ तौर पे पूरे दूर दूर तक क्लियर कर दिया गया है। और इसी पूरे आसपास एरिया तकरीबन ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की एक परिसर का जो पूरा एरिया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेकिन वहां पे पुलिस को तैनात किया गया है कि कोई भी बगल से कुछ दीवार खड़ी की जा रही है तो साफ तौर पे वहां पुलिस को पुलिस खड़ी की गई है। शादी वर्दी में पुलिस घूम रहे हैं, एसओजी घूम रही है। दो टीमें हैं, एक सर्विलांस की टीमें हैं और एक एसओजी की टीम है। दो टीम के अलावा 4 टीम और गठित की गई है। जो मेरे पास सूचना है कि 4 टीमें और गठित की गई है सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो देखिए पुलिस ने तो अपनी कमर पूरी कस के रखी है। और कमर कसने का नहीं तो पहला दिन है, ठीक है, दिख रहा है कि आप एक्टिव है, लेकिन अभी और भी दिन है। और देखना होगा कि नकल माफियाओं पे रोक लग पाती है या नकल माफिया फिर से ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की मेरा घर भी इसी के पीछे ही है तो साफ तौर पर मैंने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूर्ण रूप से देखा है कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पूर्ण रूप से एकदम सुरक्षा के मामले में चुस्त दिख रही है। लेकिन अब आगे के पेपर जो होने हैं क्या उसमें प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला कंट्रोल कर पाता है या फिर पिछले साल की तरह ही नकल माफिया अपना पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई देती है। अखंड ज्ञानेंद्र, देखिए नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इस तरीके की तमाम तैयारियां योगी सरकार ने की और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसको लेकर के तमाम इंतजाम कर रखे हैं। और इसका उद्देश्य भी साफ है कि कोई भी परीक्षार्थी हो उसको परेशानी ना हो। और इस बात का भी यहाँ पर लखनऊ में भी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी, उन्होंने बोला कि आप कहीं भी परेशान ना हो और कोई भी दबाव में एग्जाम ना दे। उन्होंने साफ तौर पर भी छात्राओं के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्री होकर के जाकर के एग्जाम दे और उसकी स्थितियां दिखाई भी दे रही है। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट होता है तो जरूर हमारे दर्शकों को दीजिएगा। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, मॉनिटरिंग की जा रही है हर जगह से, हर जिले की, हर क्लासरूम की, हर केंद्र की। सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखी जा रही है कि सोशल मीडिया पर यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके लिए भी अधिकारी तैनात किए गए हैं। आप जहां पर हैं वहां पर क्या हालात है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के? जी अखंड जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मैं अमेठी जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दोनों एक ही बाउंड्री के समीप, एक बाउंड्री का अंतर है। मैं वहीं पर अमेठी जिला के जामो ही क्षेत्र में खड़ा हूं जो अमेठी से सुदूर लगभग 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जिस प्रकार से अमेठी जनपद में परीक्षा की तैयारी की गई है, जहां पर 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 48,333 छात्रों को परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होना है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होना है। मैं अखंड जी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस परीक्षा को नकल विहीन बनाना है और उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ही जो है इस समय जो है नकल विहीन परीक्षा और नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए लगभग 85 केंद्र वह केंद्र व्यवस्थापक स्थापित किए गए हैं और 4 जोनल सेक्टर प्रभारी स्थापित किए गए हैं। उसी के साथ साथ 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 85 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा संपन्न हो रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय
अमेठी जनपद के जामो क्षेत्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज जामो के समीप खड़ा हूं। उसी गेट के मुख्य गेट पर खड़ा हूं, जहां पर इस परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए और आज से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और परीक्षा को आज प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विगत वर्षों में नकल विहीन नकल माफिया जो है परीक्षा केंद्रों पर हावी होकर परीक्षा को कराते थे, परीक्षा पूरी तरह जो है पूरे अमेठी जनपद में सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। अखंड जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं। नहीं कुलदीप, एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए अभी तक जो कि पहली शिफ्ट में आज जो आपने बताई कि पहली शिफ्ट की तैयारियां या एग्जाम हो चुका है, तो पहली शिफ्ट का अगर एग्जाम हो चुका है तो क्या किसी तरीके की कोई बात निकल करके सामने आ रही है? क्या किसी परीक्षार्थी ने किसी शिकायत कोई बात कही है, इस तरीके की असुविधा की कोई बात कही है? नहीं अखंड जी, मैं बता देना चाहता हूं कि जो प्रथम पाली की अभी परीक्षा संपन्न हुई है, इसमें कुछ ही जो है कुछ बच्चे छूट गए हैं और कुछ बच्चे जो है थोड़ा परेशान सुबह दिखे थे, लेकिन उन लोगों को मैनेज किया गया है। और कुछ बच्चे जो है वो तो हमेशा ही छूटते हैं, 1% बच्चे हमेशा हर परीक्षाओं में छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई है। बच्चे अपनी जो है परीक्षा के केंद्र पर सकुशल परीक्षा देने में जो है कामयाब रहे हैं। और यूपी बोर्ड ने जिस प्रकार से इस वर्ष जो है शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां की थी, उससे बच्चों को जो है कोई इस प्रकार की जो है समस्या नहीं आई है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये परीक्षा बिल्कुल 85 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है अमेठी जनपद पे, और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हर प्रत्येक कमरों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। और बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आता है हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। पूरी मैं बता देना चाहता हूं अखंड जी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अमेठी जनपद में सब परीक्षा संपन्न हो रही है, ये अपने आप में बिल्कुल जो है काबिले तारीफ है। परीक्षा विभाग ने पूरी तरह से कमर कस के परीक्षा को सकुशल संपन्न निपटाने के लिए कमर कसा है। अमेठी से कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए, इंद्रवीर बताइए। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश की जो है बोर्ड परीक्षाएं चालू हो गई है। और ये बोर्ड परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 12 मार्च तक होगी और इसको लेकर के हर एक जिला सतर्क है। जिस तरीके से हम अगर बात करें रायबरेली, तो रायबरेली में भी इन परीक्षाओं का जो केंद्र बना है, टोटल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो 69,661 टोटल छात्र इसमें जो है परीक्षा में पार्टिसिपेट हिस्सा लेंगे, परीक्षाएं देंगे। और अगर बात करें तो परीक्षा केंद्रों की, तो 107 टोटल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जाएगी। आज जो परीक्षा का टाइमिंग रहा है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक, मतलब 11:45 तक का टाइमिंग रहा है। पहले पाली की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और बच्चे निकले, उनसे बात भी हुई है। बच्चों ने कहा कि पेपर जो था वो ठीक था और हम लोगों ने तैयारी करी है साल भर, और इस परीक्षा को लेकर के ये तैयारी जो तरीके पेपर सकुशल रहा है। और अभी आने वाले समय में देखिए सीसीटीवी का एक अलग से बनाया गया है सेंट्रल पूरा, और यहाँ पे रायबरेली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम से पूरे जिले की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार, डीएम हर्षा माथुर, एसपी रवि कुमार, हर विभाग अपने अपने उसको लेकर के संजीदा है और इस परीक्षाओं को नकल विहीन परीक्षा कराने का बीड़ा उठाया। और वो बीड़ा अभी तक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके तैयारियां हैं वो आने वाले समय में सकुशल संपन्न कराने की पूरी मजबूती के साथ पूरा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर अगर और प्रशासन हो, एडीएम प्रशासन, ये सब अपने तरीके से लगे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो तैनाती की गई है वो भी जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। और एक जो प्रारंभिक जो चीजें आ रही है कि जाकर के जांच करना और नकल माफियाओं के खिलाफ चाबुक चलाना, उस सब पे तैयारी है। और किसी तरीके की अगर गतिविधियां पाई जाएगी तो जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत उनको कार्रवाई होगी और उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने का एक डीएम और एसपी दोनों ने जो है कहा है कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अगर ये तो परीक्षाएं चालू हो गई, और दूसरा अभी मैं आपको बता दूं फिर एक बार रायबरेली में एक्सीडेंट का कहर देखने को मिला है। आज डी थाना क्षेत्र के गोपालपुर में एक अनियंत्रित कार
पेड़ से टकरा जाती है। उस कार में सवार 5 लोग, 3 लोग मौके पर दम तोड़ देते हैं और 2 लोग जिला अस्पताल रायबरेली में इलाजरत है। अगर मैं बात करूं 6 फरवरी से, तो 6 फरवरी से अब तक अखंड आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि शायद की पार है और मतलब गिनती नहीं है अखंड, ये जान लीजिए। आंकड़ा अभी हमारे पास हमने बोला है पुलिस मीडिया में और उन्होंने बोला कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर मैं डेली की बात करूं तो लगभग 3 से 4 मौतें डेली देखने को मिल रही है रायबरेली जिले में एक्सीडेंट से। और एक्सीडेंट को लेकर रायबरेली एसपी रवि कुमार ने भी अब एक नई पहल करी है। नई पहल ये है कि जो उनके पास अपने सर्किल के अगर बात करें जो दूसरे सर्किल के इंस्पेक्टर को, दूसरे सर्किल के क्षेत्राधिकारी को दूसरे सर्किल में तैनाती कर दी गई है। इन द सेंस की चेकिंग, मतलब ढाबों पर, होटलों पर, रेस्टोरेंट पर जो दारू पीते थे लोग बैठकर, उनको चेकिंग हो। सड़क पर उतर कर लोग चेकिंग करें कि दारू पी करके लोग ड्रिंक एंड ड्राइव न करें। ऐसे तमाम सारी चीजों को लेकर के रवि कुमार एसपी रायबरेली ने चारों तरफ से अपनी जो मजबूती है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंट कहीं ना कहीं से रायबरेली में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं फिर कहूंगा एक्सीडेंट का पारा रायबरेली में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस एक्सीडेंट की बदौलत रायबरेली हाईलाइटेड एक स्पॉट बना है और ये एक्सीडेंट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे पास क्षेत्राधिकारी यजुवेंद्र कुमार पाल की बाइट है, मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा, वो हमारे लिए और हमारे दर्शकों लिए भी जरूरी है। जी, आज दिनांक 18/2/26 को चंदन मिश्रा निवासी सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ अपने मित्र मुकेश कुमार, कुणाल कुमार, विशु ठाकुर के साथ जनपद बुलंदशहर व अभिषेक सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम भैरन थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ के साथ वाहन संख्या UP 70 EV 0828 से रायबरेली से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में गोपालपुर थाना D के अंतर्गत वाहन अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा जाने के कारण मौके पर मुकेश कुमार व कुणाल कुमार की मृत्यु हो गई। घायल विशु ठाकुर व चंदन मिश्रा एवं अभिषेक सिंह CSC इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहाँ पर दौरान इलाज विशु ठाकुर की मृत्यु हो गई है। शेष अन्य 2 लोग रिफर होकर के जिला अस्पताल रायबरेली गए हैं। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल इंद्रवीर एक है, बहुत बड़ा एक सवाल है इंद्रवीर, बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने सारे अभियान चलाए जाते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं और रोज इस तरीके की घटनाएं आती हैं। कैसे एक माँ, अभी आपने देखा था कि रो रही थी कि वो सिंगल पेरेंट थी और उसके एक बेटे को एक नाबालिग बच्चे ने स्कॉर्पियो से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। ये घटना अभी वायरल है। नाबालिग बेटे के पिता बोल रहे हैं कि गलती से उससे हो गया, वो चाबी लेकर के चला गया। तमाम इस तरह की घटनाएं होती हैं, अनियंत्रित होती है। लखनऊ में भी हमने देखा कि एक लड़का था जो फेवरेट पार्टी से लौट रहा था, उसने किस तरीके से गाड़ी से टक्कर मारी, 6 लोगों में उसकी 6 लोगों उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, एक बच्चे की उसमें भी मौत हुई। रायबरेली में भी आपने बताया, लगातार रायबरेली में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इस तरह की घटनाएं लगातार और रोज आती हैं। ये लगता है घटना आम हो चुकी है, एक्सीडेंट जैसी घटना आम हो चुकी है। इसके लिए सरकार भी लगातार नए नए प्रयोग करती है, अभियान चलाती है, पर रिजल्ट कुछ आता नहीं है। तो आखिरकार इससे क्या सीख लेते हैं, क्या करने के लिए, क्या रायबरेली प्रशासन ने इसके लिए कोई नया कोई प्लान निकाला है? क्योंकि इस तरीके के अभियान तो लगातार बिल्कुल देखिए, अगर मैं बिल्कुल कहूंगा कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा तभी एक्सीडेंट जाकर के रुकेगा। अदरवाइज जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और आए दिन हर अलग अलग थानों में जो मौतें हो रही है, जो एक्सीडेंट होते हैं वो समझ में आता है, लेकिन 3-3, 4-4 लोगों को मर जाना एक साथ, देखिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अनुचित जाकर पेड़ से टकराई और ऑन द स्पॉट 3 लोग मर गए, इसमें कहीं किसी की कोई लापरवाही नहीं लगी, किसी बात की नहीं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इस पे सोचने का समय है और उससे रायबरेली एसपी को, रायबरेली प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से हम काम करें, काम करना पड़ेगा। उस तरीके से रायबरेली को, रायबरेली प्रशासन को, रायबरेली पुलिस विभाग को, रायबरेली ट्रैफिक विभाग को, परिवहन विभाग को, हर विभाग को संजीदा होना पड़ेगा। जो मौत दर है वो कम हो और एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कहूंगा कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो गैर इरादतन हो जाता है, कोई जानबूझ के कहीं एक्सीडेंट अपना नहीं कर देगा। जो मर रहा है वो खुद नहीं मरने जाएगा। लेकिन अखंड सबसे बड़ा सवाल है इन सबको रोकने के लिए जो
चीज हो सकती है, हर संभव वो रायबरेली एसपी कर रहे हैं। लेकिन अब वही सवाल है कि जब आप खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, जब आप दारू पीकर के गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आखिर ऐसी लापरवाही, अनियंत्रित होने का मतलब हम अपनी खबरों में लिख देते हैं, अनियंत्रित कार ने, अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने, अनियंत्रित डंपर ने, अनियंत्रित ट्रक ने। लेकिन अखंड बड़ा सवाल है, अनियंत्रित होता क्यों है? क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर बैठा है उसका एक्सीलेटर पे पैर कुछ ज्यादा ही दबा के रखा है उसने। अनियंत्रित तभी वाहन होगा जब आप कंट्रोल के बाहर जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और उस कंट्रोल में रह करके अगर आप अपने वाहन, अपने खुद को एक कंट्रोल में रखेंगे तो शायद सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और ये सब सही होगा। लेकिन अब ये कहा जाए कि रेलवे पुलिस को किसी को घोल के पिला दे, कुछ करके कर दे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कुछ ऐसी जड़ी बूटी किसी के पास है और ना ही एक बह के खत्म होगा। लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये घटनाएं होने से रुके। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो सबसे बड़ी बात उन लोगों की है, वाहन चालकों की है, क्योंकि उनकी लापरवाही से ही होता है। और हमने देखा है उन तस्वीरों में, इससे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि उनकी गलती नहीं थी या अपने आप गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अगर आपकी स्पीड लिमिट 80 to 100 है, आप चलाते 150 में है, आपने गाड़ी को स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से लोग रील बनाने के चक्कर में गाड़ियों के बाहर निकल जाते हैं, रील बनाने के चक्कर में। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि साफ तौर पर इन लोगों के गलतियों की वजह से दूसरे की भी जान चली जाती है। कोई रील बना रहा है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई किसी को लग रहा है कि सामने कोई है ही नहीं तो गाड़ी चलाता हुआ चला जा रहा है। बहुत से हादसे होते हैं। और ये कहना हमारे या किसी का भी या पुलिस का भी कि अपने आप से हो गया या ये कोई जानबूझ करके किसी का एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन हमने देखा है कई मामलों में लापरवाही 100% जो होती है वो वाहन चालक की होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी भी जान जाती है बल्कि उनके साथ कई और लोगों की भी जान जाती है, राहगीर भी घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस को इसको लेकर के कोई नया प्लान जरूर बनाना चाहिए, नया कानून जरूर बनाना चाहिए कि जिससे लोगों में डर हो, भय हो। क्योंकि अभी देखा जाता है किस तरीके से नाबालिग बच्चों के हाथों में चाबियां सौंप दी जाती हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, खुद निकल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो देखा गया है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाती है कि लापरवाही जो है वो वाहन चालक की है, उनके पेरेंट्स की है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई प्लान बनाने की जरूरत है और केंद्र सरकार को इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जरूर जारी करने चाहिए। क्योंकि सड़क सुरक्षा अभियान चलाइए, कोई भी अभियान चलाइए, उसका असर इन लोगों पर नहीं दिखाई देता है। ये अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं, साथ ही साथ राहगीरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। और ऐसे हादसों से लगातार आजकल की जो न्यूज पोर्टल हो, न्यूज मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, वो पटे पड़े हुए हैं। रोज ऐसी घटनाओं से किसी न किसी की जान जाने की खबर लगातार हर प्रदेश से आती ही रहती है। इसको इस पर जरूर काम करना होगा। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षा है और आज से शुरू है, और जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट होता है उसको जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर आपका भी, और कुलदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, अग्निवीर भर्ती के लिए 1000 लड़कियां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आई थी सुबह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जब लॉन्ग जंप हो रही थी तो उस दरमियान 3 लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, और ये 3 लड़कियां जब बेहोश होती हैं तो उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है एम्बुलेंस से। लेकिन इस तरीके की चीजें देखने को मिली कि लॉन्ग जंप के चक्कर में या फिर दौड़ के लिए उनकी कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुई, जिसके बाद वो बेहोश होकर के गिर गई। ये आपने लगातार इस तरीके की चीजें देखी हैं। और अभी भी विधानसभा सत्र चल रहा है, और इस सत्र में किस तरीके के सवाल लगातार विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर। और अभी शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि बिजली मंत्री झूठ बोलते हैं, AK शर्मा झूठ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके की जो नोकझोंक होती है वो भी देखी जाती है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जाते हैं, कहीं ना कहीं सवाल किए जाते हैं और पूछा जाता है कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ किया है। लेकिन इसी को लेकर के विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान जो बजट सत्र चल रहा है, इसमें तमाम सवालों की बौछार हुई विपक्ष की तरफ से, और उसका जवाब जो है वो जो सत्ता पक्ष है उसने दिया है। लेकिन इसी में एक सवाल है का जवाब आया है, जब जो शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने सवाल किया कि क्या आगे शिक्षकों की भर्ती होगी। तो इस सवाल के जवाब में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं और हमारे पास अब आगे भर्ती करने के लिए हम नहीं करने वाले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो तमाम परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, जो आस लगाए बैठे थे कि शायद आने वाले समय में शिक्षक भर्ती होगी, तो ऐसे में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान उन लोगों के सपनों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आगे शिक्षक भर्ती नहीं होती है तो, क्योंकि बयान दिया है उन्होंने तो आधिकारिक बयान माना जाएगा,
तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आजकल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। ऐसे में तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने टेट पास नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भले ही रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है और उसने इसका विरोध किया है, लेकिन जो तमाम शिक्षक हैं उनकी जान सकते में है कि अगर राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर टेट पास करने का दबाव होगा और 2027 में उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि कुछ शिक्षक इसको लेकर के विरोध करें, कुछ नहीं कई, क्योंकि उनका यह मानना है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर वो टेट नहीं पास कर पाए तो उनकी नौकरी में खतरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है कि जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बची है उन्हें टेट पास करना ही पड़ेगा, और वो नहीं कर पाते या तो उनकी नौकरी जाएगी या फिर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर वो दूसरे जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो उनको प्रमोशन में असुविधा होगी। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से बड़ी शिक्षक हैं वो परेशान है कि आखिरकार उनको टेट पास करना है, अगर वो टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए कुछ दिनों बाद वो एक विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार पैरवी करे, मजबूती से पैरवी करे, जिससे उनको इसमें राहत मिल सके, क्योंकि एक बड़ी परेशानी सामने आ जाएगी अगर वो टेट पास नहीं करेंगे और उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की इस रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि और भी अन्य राज्य सरकार हैं जो इस तरीके की रिव्यू पिटीशन डाल रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इसका भी इंतजार करना चाहिए। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि पुलिस के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, लोगों का कहना आता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज कर, लेकिन अखंड एक नया मामला सामने आता हुआ नजर है कि पुलिस ने ही पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। फिलहाल ये मामला बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे जो कोतवाल है उस कोतवाल के पास एक महिला सिपाही छुट्टी के लिए अर्जी लेके जाती है कि उसकी छुट्टी चाहिए, उनकी माँ की तबीयत खराब है, लेकिन कोतवाल साहब छुट्टी नहीं देते हैं बल्कि उसे गाली देने लगते हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं, ऐसे ऐसी अशब्द भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं कि हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर उस सिपाही ने साफ तरीके से बात कही है, उन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लिखा है पुलिस अधीक्षक को और उसमें कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गंदी गंदी गालियां दी हैं, मुझे वहां से भगाया गया, मुझे खींच के मारने की कोशिश की गई है। उसने यह भी बताया कि जो वहां पे कैमरा लगा है सारी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड है। फिलहाल महिला ने जो आरोप लगाया है कि जो अशब्द भाषा का प्रयोग किया है, जात सूचक शब्द का भी प्रयोग किया, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में मामला बस्ती पुलिस अधीक्षक के पास गया है। देखना होगा कि क्या उसमें क्या कार्रवाई होती है, किसी तरह का क्या उसमें लाइन हाजिर किया जाता है। सबसे बड़ी सवाल है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो पुलिस अधीक्षक है वो उसमें कार्रवाई करेंगे। अखंड जितेंद्र, क्या अभी तक इस तरीके की कोई बात सामने आई है कि पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए कोई टीम बनाई हो या जांच के आदेश दिए हो इस पूरे मामले में? क्योंकि इस तरीके का गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी के लिए गया है आपके पास, अपने सीनियर के पास गया है, तो आप उसे छुट्टी के लिए हाँ या ना कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको लगता है कि आप मेरी बातों से असहमत है तो आप उच्च अधिकारियों के पास जाएं। आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया है? इस तरीके का अभद्र व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया है? इस पूरे मामले पर क्या जांच करने के लिए कोई टीम गठित की गई है? जांच के लिए आदेश दिए गए? क्या कुछ किया गया है कप्तान की तरफ से बस्ती के? बिल्कुल अखंड, जैसे कि बात कीजिए अभी रिसेंटली सुबह का मामला है, तो इस बारे में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि पुलिस के द्वारा इसमें क्या टीम बनाई गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना है कि जो पीड़िता है उसने पुलिस अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है, ज्ञापन दिया है उन्होंने। अब उसके बाद क्या टीम बनती है, क्या कार्रवाई होगी, वो देखना होगा। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, इस तरीके का अमानवीय व्यवहार लगातार आता रहता है कि छुट्टी के लिए या फिर किसी को अपनी बात रखने के लिए कभी कभी अपने सीनियर अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके के तमाम मामले सामने आए और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में उनके सीनियर्स पर अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि कम से कम जो व्यक्ति अपनी माँ के लिए इलाज के लिए छुट्टी मांगने आया है, आपको लगता है कि सही नहीं है, कोई वजह है या फिर ऊपर से किसी प्रकार का कोई आदेश है जिसकी वजह से छुट्टी आप नहीं दे सकते, तो आप उन्हें बता सकते हैं और आपको बताना चाहिए कि हाँ हम नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि हमें कोई कमी, हम कुछ गलत करें तो आप उच्च अधिकारी से बोलिए। लेकिन इस तरीके का व्यवहार, उनको प्रताड़ित करने जैसा, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, अनुचित व्यवहार किया जाए तो अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो मूल मंत्र सिखाया जाता है आपको नौकरी मिलते वक्त,
उसका पालन आप बिल्कुल भी नहीं करते और अपने रौब का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर किस तरीके का एक्शन होता है हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा जितेंद्र, क्योंकि ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं और किस तरीके से जो अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके सीनियर्स हैं वो परेशान करते हैं। ऐसे मामलों में गंभीर कभी कभी कार्रवाइयां भी हुई हैं क्योंकि अगर दोषी निकले हैं तो, लेकिन इस मामले में क्या कुछ होता है इस तरीके के आरोपों के बाद हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।